यस बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग डेंसिटी। और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो डेंसिटी आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यस, डेंसिटी को बच्चों जब भी हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज हम लोग बच्चों एटम को लेके सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपके एटम्स मिलेंगे। तो उन एलिमेंट्स या जो एटम्स हैं उनका आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा डेंसिटी को लेके। तो डेंसिटी बच्चों बेसिकली मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसका बेसिक मतलब ये है कि डेंसिटी जो एक टर्म है, ये मास और वॉल्यूम इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है, मास और वॉल्यूम को, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों कि वॉल्यूम एक ब्रिज है जो डेंसिटी और मास को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यस, इसी तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो ये इंटर कनेक्टेड है। अगर आपको वो वैल्यूज गिवन है तो आप नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर जब बेटा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे डेंसिटी के टर्म से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे या फिर मास कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में अगर डेंसिटी गिवन होगी, है ना, मोलैलिटी वाले केस में डिस्कस किया था। तो बेसिक सा टर्म है ये, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। और इसका जो ट्रेंड है हमारे पीरियड टेबल के अंदर, है ना, तो वो क्या होगा उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के साथ, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ग्रुप की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग टॉप टू बॉटम ट्रेवल कर रहे हैं। और टॉप टू बॉटम बच्चों ट्रेवल करते हैं तो स्मॉल एन की वैल्यू आपकी डोमिनेट करती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स हमेशा इंक्रीज करते हैं, तो साइज बच्चों इंक्रीज करता है। क्लियर। और जिसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो आप बोलोगे सर साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, सर जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी सर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी बच्चों डिक्रीज करेगी, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपको लग रहा हो कि सर वॉल्यूम बढ़ेगा टॉप टू बॉटम आने पे तो डेंसिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ओके, मैं सेकेंड पॉइंट बोलता हूँ कि बच्चों आपको ये भी तो पता है कि टॉप टू बॉटम आने पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं वो 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इस नंबर से आप देखो, आप बच्चों जब फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जंप करोगे तो अचानक से 8 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होना, फर्दर बेटा फिर से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, फिर से 18 का, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 32। तो अचानक से 18 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना, अचानक से 32 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों मास भी तो बढ़ रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी होता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक भाई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहा है ना कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अचानक से 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स का अचानक से आ जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों मास भी तो बढ़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको एक रिलेशन ये भी पता है कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए। तो अब आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पे फंस चुकी है कि हम लोग वॉल्यूम के बेस पे आंसर निकालें कि मास के बेस पे आंसर निकालें। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे मास भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐड होते जा रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। और दूसरा बच्चों यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब तो बात ही समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज मास भी बच्चों चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, बोथ आर वेरिएबल। तो डेंसिटी इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो दोनों में से डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हो? तो दोनों में से बच्चों डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? यस, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बच्चों जो सेल्स बढ़ रही है ना वो एक एक करके बढ़ रही है।
बिकॉज यहाँ पे क्या था बेटा, n इक्वल टू 1 था, यहाँ पे n इक्वल टू 2 था, यह n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। तो सेल्स तो बच्चों रेगुलर पैटर्न में बढ़ रही है ना, कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये रेगुलर बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शनली इंक्रीज कौन कर रहा है, मतलब अचानक से वैल्यू एक्सीडेंटली कौन इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या आपका जो एटॉमिक मास है, या मैं बोल सकता हूँ जो वेट है, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मास और वेट में जो चेंज आ रहा है, क्या वो डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा यहाँ पे डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए? बताओ बच्चों। यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, करेक्ट, बिल्कुल। मास विल डोमिनेट ऑब्वियसली, बिल्कुल आपने सही बोला है। यस, बिकॉज यहाँ पे एक सेंस डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सेल्स बढ़ रही है, बट बेटा सीक्वेंस में बढ़ रही है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि 2 के बाद सीधा 6 हो गया, फिर 6 के बाद अचानक से 10 हो गया। एक साथ सेल 4-5 सेल्स बढ़ गई हो, तो वॉल्यूम पे बहुत तेजी से एक्सीडेंटली चेंज आ जाएगा। तो आपका जो वॉल्यूम वाला जो टर्म होगा बेटा, वो आपका यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर वो वॉल्यूम से नहीं निकलेगा, हमारा आंसर बच्चों निकलेगा मास के बेस पे। ये बात समझ में आ रही है? तो जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, दैट विल डिफाइन कि डेंसिटी के साथ जो ट्रेंड है, जो सीक्वेंस है, आपके टॉप टू बॉटम आने पे किसी भी ग्रुप के अंदर पीरियड टेबल के क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख लो सही से कि जो टॉप टू बॉटम आएंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वो बच्चों आपका डेफिनेटली इंक्रीज करेगा जब एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा। लेकिन जो एटॉमिक वेट होगा, हम उससे निकालेंगे बच्चों डेंसिटी का रिलेशन, क्योंकि अचानक से 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड हो जाना, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि एटॉमिक वेट के ऊपर डेंसिटी डिपेंड करेगी। समझ में आया सभी को? तो एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा, तो उस केस के हिसाब से आपका जो डेंसिटी होगी वो भी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। सभी को समझ में आ रही है? तो आपने देखा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आंसर नहीं निकालना है, आंसर कैसे निकालना है बच्चों, मास से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम आने पे डेंसिटी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी इन ए ग्रुप। बिल्कुल क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, कि कौन कौन से बच्चों फैक्टर्स ऐसे हैं जो डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे। जिसमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट आता है इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड, नेक्स्ट बच्चों एटॉमिक वेट या बच्चों मास। ठीक है, केमिस्ट्री मास वेट एक ही होता है। नेक्स्ट छोटा थर्ड पॉइंट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग कैपेसिटी बोल लो या एफिशिएंसी बोल लो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अपन लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स पे आपकी जो डेंसिटी होगी वो बच्चों अफेक्ट करती है, और ये फैक्टर्स अगर बदलेंगे तो जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो भी आपकी चेंज होगी। हमारे सिलेबस में डेंसिटी बच्चों बहुत डेप्थ में नहीं है, इसलिए ज्यादा हम तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा जाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत डेंसिटी पे डेप्थ में नहीं आते हैं। ठीक है, जितने आते हैं वो बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस आता है, अगर आएगा भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या वॉल्यूम पे होती है, मास पे, वेट पे होती है, किस पे होती है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, फैक्टर्स आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स पे आपकी जो डेंसिटी होगी वो आपकी डिपेंड करती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पीरियड के साथ, चलो चलते हैं कि पीरियड के साथ क्या होगा पीरियड टेबल के अंदर डेंसिटी में। तो देखो आपको बेटा पता है कि लेफ्ट साइड में बच्चों क्या देखते हैं, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक बच्चों क्या है, मेटल, मैक्सिमम एलिमेंट मेटल्स होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आता है, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ भी आपको मेटल्स ही मिलते हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों कौन मिलता है आपको, पी ब्लॉक।
और पी ब्लॉक में आपको पता है कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो आपको मिलते हैं नॉन मेटल। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मेटल्स की बच्चों डेंसिटी क्या होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो इसका मतलब बेटा कि देखो यहाँ पे मिलते हैं सोडियम पोटेशियम जिनको हम चाकू से कट कर सकते हैं ना, नाइफ इतने सॉफ्ट होते हैं, क्लीन क्लीवेज डिफाइन करते हैं जो आप चाकू वगैरह से कट कर देते हो। तो सोडियम वगैरह बेटा बिल्कुल नाइफ से कट होते हैं बिल्कुल इजीली, तो हाई डेंसिटी नहीं होती बट मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, तो डेंसिटी बेटा थोड़ी बहुत ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन जैसे अगर आप जा रहे हो बच्चों यहाँ पे डी ब्लॉक की तरफ एस ब्लॉक से, तो आपको पता है यहाँ पे आयरन मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, निकेल मिलता है, जिंक मिलता है, पैलेडियम मिलता है, आपने बिल्कुल देखा। तो यहाँ बच्चों आपकी डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तो और लास्ट बेटा पी ब्लॉक में क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल वाले केस में डेंसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम पीरियड में बच्चों ट्रेवल करेंगे तो इनिशियली बच्चों क्या होगा कि आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो तो इंक्रीज करेगी। जब आप एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की तरफ जाओगे डेंसिटी विल इंक्रीज, और जैसे आप डी ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ शिफ्ट करोगे तो डेंसिटी की वैल्यू फिर से डिक्रीज करेगी। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? बेसिक ऑब्जर्वेशन है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को। तो इन पीरियड डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टिल मैक्सिमम, मैक्सिमम तक जाएगी, देन बच्चों मैक्सिमम के बाद फिर से डिक्रीज करेगी, बिकॉज हम लोग ट्रेवल करते हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक के बाद बच्चों देखो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, और उसके बाद डेंसिटी आपकी फिर से डिक्रीज करेगी, बिकॉज बच्चों पी ब्लॉक मिलते हैं जिनकी डेंसिटी काफी कम होती है। और ग्रुप की बात कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू बच्चों रेगुलरली आपकी इंक्रीज ही करेगी, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो गुड। इसका बच्चों बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में 7th ए के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में ठीक है थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है आपके 7th ए को लेके, ठीक है। तो जिसमें बेटा वहां पे एक्सप्लेन किया है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपकी गैसेस हैं, मतलब इनकी डेंसिटी काफी लो है, लो डेंसिटी। इसके बाद बच्चों आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन बच्चों होता है लिक्विड फेज में, ये बेटा सब रूम टेम्परेचर की बात करी जा रही है, ठीक है, स्टीपीएनडी लिक्विड। इसकी डेंसिटी बच्चों होती है समथिंग 3.19 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसके बाद अगर बात करते हैं ब्रोमीन के बाद, नेक्स्ट आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। आयोडीन के बच्चों बात करते हैं, ये परफेक्ट आपका होता है सॉलिड। आपको याद होगा मैंने बोर्न साइकिल डिस्कस किया था ना, सोडियम आयोडाइड वाला, तो हाँ मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन है ना सबसे पहले सॉलिड फेज में होगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको किसमें बच्चों, लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में, देन उसके बाद आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो ये बच्चों होता है ऑलरेडी सॉलिड फेज में। जब सॉलिड फेज में है तो इसकी डेंसिटी बेटा काफी हाई होती है, वो होती है 4.94 यूनिट के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी यूनिट्स आपको इसकी डेंसिटी मिलती है सबसे हाई। और बाकी अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं पैकिंग कैपेसिटी के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में, तो आपको पता है एस ब्लॉक से अगर हम पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, एस ब्लॉक से अगर हम एस ब्लॉक से बच्चों पीरियड में अगर बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ अगर जाते हैं बेटा, तो वहां पे जो पैकिंग कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, पैकिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड दोनों इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा जो एस ब्लॉक वाले हैं ना, ये आपको पता है ये आपके मोनोटोमिक फेज में एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, स्टेबल होते हैं। और फिर उसके बाद पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो वहां पे आपका डायटोमिक फेज, जैसे ऑक्सीजन है, O2 नाइट्रोजन है, N2, ठीक है, कार्बन है, कैटनेशन पावर होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो जो पैकिंग कैपेसिटी है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है, एज वेल एज जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, या फिर जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये भी आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। एक्स्ट्रा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम,
या पोटेशियम नहीं, डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम करते हैं। डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, इनकी बच्चों जो डेंसिटी की वैल्यू आपकी होती है ग्रेटर, मतलब मैक्सिमम, किसके कंपैरिजन में? पोटेशियम एंड कैल्शियम के। ठीक है, आप एस ब्लॉक को देखो तो फर्स्ट टेम है, आपको सोडियम पोटेशियम मिलेगा, तो सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करते हैं तो इसकी ज्यादा होगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर एस ब्लॉक में फर्स्ट डे के अंदर ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, ठीक है। और बच्चों सेकेंड डे में क्या होता है? बेरिलियम। अभी मैंने बोला था कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो डेंसिटी बेटा बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए था कि भाई मैग्नीशियम से अधिक कैल्शियम की डेंसिटी होनी चाहिए थी, ये आंसर होना चाहिए था। इधर बच्चों सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम की अधिक होनी चाहिए थी सोडियम से, लेकिन ये फॉल्स होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। एनसीईआरटी में इसके डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसका सही स्टेटमेंट आपका ये होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बच्चों रीजन होता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बच्चों कहां से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से, लिथियम। ठीक है, लिथियम। सोडियम बच्चों कहां से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से, ध्यान दो। ठीक है, यस। नेक्स्ट के बाद पोटेशियम बच्चों कहां से बिलोंग करता है? फोर्थ पीरियड से। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को यहाँ तक? फर्स्ट पीरियड में तो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा ना, फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा है कि जो फोर्थ पीरियड का आपको दिख रहा है जो पोटेशियम है, तो पोटेशियम के पास बच्चों जब फोर्थ पीरियड का है तो यहाँ पे 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एंट्री करने लगते हैं। और थर्ड पीरियड में जो सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वहां पे 3D क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है भाई, 3D प्रेजेंट तो होता है बट 3D आपका वहां पे जीरो होता है, 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है, सोडियम के अधिक क्यों है, मैग्नीशियम के अधिक क्यों है, कैल्शियम और आपके कैल्शियम और इधर पोटेशियम से। तो देखो, जब हम बात करते हैं बच्चों पोटेशियम को लेकर, तो पोटेशियम में बेटा क्या मिलता है? 3D जीरो। 3D जीरो का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपका जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल होगा वो वेकेंट होगा, प्रेजेंट होगा बेटा। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट तो होगा बट इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे, ये बात आप समझ रहे हो। भाई डी में इलेक्ट्रॉन्स कहां बच्चों एंटर करते हैं? जब आप 3 से 4th पीरियड में जाते हो, तो जैसे 3 से 4th पीरियड में जाते हो तो डी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने लगते हैं। लेकिन तीसरे पीरियड में रहेंगे तो 3D तो होता है, बिकॉज 3s और 3p होता है, तो 3D भी होता है, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन्स जाते नहीं है। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड में जैसे जंप करोगे 3D में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने लगते हैं, ये बात आपको पता होगी। क्लियर? अच्छा, तो यही बच्चों इसके साथ है कि जो आपका पोटेशियम है उसके बड़ा 3D जीरो, आपका यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स वो आपका वेकेंट होता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। क्लियर? और थर्ड ऑर्बिट की अगर आप बात करो तो थर्ड ऑर्बिट बेटा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं? थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट लिखा है मैंने, थर्ड ऑर्बिट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स को, 18 को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यस। जब 18 को होल्ड कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था मैंने पहले। ठीक है, लेकिन अभी अगर इसके पास बात करें 3D जीरो, तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अभी कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझो आप, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, उस एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक वॉल्यूम की जो बच्चों वैल्यू होगी वो तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। एटॉमिक अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उस केस में आपका जो डेंसिटी वाला टर्म है वो आपका कर जाएगा डिक्रीज। ठीक है, ये आपको रीजन ध्यान रखना है कि भाई पोटेशियम की जो वैल्यू है वो, और किस तरीके से आपकी यहाँ पे जो डेंसिटी के बारे में बात करी जा रही है कि कैसे आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, जिसके पास है आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 18 तो है नहीं इसके पास, बिकॉज 3D इलेक्ट्रॉन्स जाते नहीं है, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट।
बट साइज तो बेटा इंक्रीज करेगा एक्सीडेंटली, बिकॉज आप इस ऑर्बिटल को सेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज तीसरे पीरियड के अंदर, तीसरे ऑर्बिट के अंदर आपको 3D दिखाना ही पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो बच्चों मैक्सिमम करेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम फटाक से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी डेंसिटी यहाँ पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे आपका ये आंसर निकल के आता है। समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, पूरे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर लिथियम बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे लाइटेस्ट होता है, ठीक है, लाइटेस्ट मेटल, लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल, ठीक है, इसको स्टार कर लो, ध्यान रखो। सबसे डेंसिटी बच्चों किस मेटल की होती है, इरोडियम की। सबसे डेंसिटी किसकी होती है, इरोडियम की, और इसकी बच्चों वैल्यू होती है 22.63 ग्राम सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी की वैल्यू है। रोडियम की डेंसिटी सबसे हाई होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और ओस्मियम, ओस्मियम इसी कैटेगरी में आता है जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है OSO4 के साथ। इसकी भी 22.6 के अराउंड होती है, इसी क्लोज होती है बिल्कुल, इसकी भी डेंसिटी काफी हाई होती है, ठीक है, यस। इसके बाद बच्चों आता है, अगर लिक्विड मेटल के बारे में कोई बात करता है, लिक्विड मेटल के बारे में, तो उस केस में आता है मरकरी। बोलेगा ना लिक्विड मेटल, तो आपको मरकरी टिक करना होगा, और जिसकी बच्चों डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सीसी, ठीक है, ये वैल्यू होती है 13.6 आपके मरकरी। मरकरी आपका लिक्विड मेटल होता है, याद रहेगा सभी को। तो चलो फटाफट से इन की पॉइंट्स को ध्यान रखो, और अब बात करते हैं बेटा हम कुछ एक दो ग्रुप ले लेते हैं उनको समझने के लिए। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। क्लियर हो रहा है सभी को। लिथियम और पोटेशियम में चेंज हुआ है, आप देख लो, है ना, सोडियम इधर होना चाहिए था, पोटेशियम यहाँ होना चाहिए था, तो चेंज हुआ है बेटा, तो उसके रीजन आपको पता है, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ वीकेंड 3D ऑर्बिटल्स पोटेशियम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपका कैल्शियम से अधिक मैग्नीशियम, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से बेरिलियम, स्क्रॉन्शियम, देन आपका बेरियम, ठीक है, यस, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों नियोन, हीलियम, नियोन के साथ बात करते हैं, हीलियम से अधिक होती है आर्गन की, क्रिप्टॉन की, और सबसे अधिक होती है यहाँ पे रेडॉन की, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, सबसे अधिक लैंथनम की होती है, ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बस को डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको सिंपल पता होने चाहिए। चलो इसके बाद बच्चों एक मैं पूछूंगा क्रोमियम, आयरन एंड कॉपर, तो सीक्वेंस क्या होगा, कॉपर की सबसे अधिक होती है क्रोमियम से और आयरन से भी, ठीक है। इसके बाद ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं पूछूं आयरन, कॉपर एंड लेड, तो इसमें से आपकी लेड की अधिक होती है, बाकी दोनों एलिमेंट्स जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली अधिक ही होगी। जैसे मैं पूछूं आयरन, मरकरी एंड गोल्ड, तो गोल्ड की डेंसिटी बच्चों काफी अधिक होती है एज कंपेयर टू मरकरी एंड आयरन, डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर फिर नहीं आएगा, ये जो मैं लिखा दिया है इनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जगह जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो आपका फिर ये सीक्वेंस होगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस लिए डिफाइन करते हैं, किसी लिक्विड के लिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जहां पे बच्चों कोई भी लिक्विड गैसेस फेज में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बेटा किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉलिड के लिए, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां बेटा सॉलिड कन्वर्ट किस में हो जाए, लिक्विड फेज के अंदर, और लिक्विड बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाए, गैसेस फेज के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड फॉर लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यस। तो बेटा ये आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये दोनों बेटा लगभग आपके सेम ट्रेंड होते हैं मैक्सिमम कंपाउंड्स के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं होते, बिकॉज ये आपका पूरी तरीके से किसी भी सिंगल एटम के लिए प्रॉपरली डिफाइन होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हम सिंगल एटम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, यस।
हालांकि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों क्या है? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का मतलब है डिफाइंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। इनऑर्गेनिक के अंदर यही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, बिकॉज सिंगल एटम के लिए डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बच्चों सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड के लिए डिफाइन होगा तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो पहला बच्चों फैक्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उस पे डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड बच्चों केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा होता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फैक्टर हैं किसी भी सॉलिड्स के लिए, जिन पे आपका उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका वेरी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सही समझ में आ गया? अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बेटा, जहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की बात करें यहाँ पे, इसमें तीन फेज देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है एटॉमिक सॉलिड, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है मेटालिक सॉलिड, और थर्ड होता है बच्चों यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इन तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है? तो बच्चों एटॉमिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट अधिक, मेटालिक, सबसे लास्ट में आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस है बच्चों वो इस तरीके से डिक्रीज करेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे वीक होगा, मेटालिक का उससे ज्यादा होगा, एटॉमिक का सबसे अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। सभी को आवाज समझ में आ रही है? तो आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी को आपको टिक करना है, पहला पॉइंट। सेकंड बच्चों बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, अब केमिकल बॉन्डिंग बच्चों कौन कौन सी बॉन्ड यहाँ पे आ सकते हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग अगर डिपेंड करेगा तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को फोकस करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि सर एटॉमिक सॉलिड का अधिक क्यों हुआ था? बिकॉज एटॉम्स बच्चों बहुत छोटे होते हैं, आपस में काफी तेज अच्छा इनका एग्रीगेशन होता है, ठीक है, बॉन्डिंग काफी प्रॉपर डिफाइन करते हैं। लेकिन मेटालिक के अंदर बेटा ओवरलैपिंग नहीं होती है प्रॉपर, ठीक है। और लास्ट बच्चों आपके मॉलिक्यूलर हैं, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, H2 गैस, हीलियम गैस, यही सब आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो उनमें आपकी ओवरलैपिंग या फिर उनकी जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एग्रीगेशन है, वो बहुत ही वीक होता है, जिसके वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके बॉन्ड को लेके, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल बॉन्ड में आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे बेटा हम लोग तो कौन कौन से टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं? तो आपने पढ़ा बेटा केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले आता है कोवलेंट बॉन्ड, सीबी का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। फिर आपका आता है मेटेलिक बॉन्ड, एमबी का मतलब है मेटेलिक बॉन्ड। फिर बच्चों आता है बॉन्डरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ बच्चों मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा? ये सीक्वेंस होगा, आप चेक कर लो। बॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड फॉर न्यूट्रल गैसेस, है ना, न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो उसका बच्चों यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा, आपके मेटेलिक का उससे अधिक होगा, और आपका जो कोवलेंट होगा उसका सबसे अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेटा, आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यस, लास्ट बच्चों फैक्टर्स पे बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, तो एक बात देखो, आप ध्यान रखो कि जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से बच्चों फैक्टर्स हैं? देखो, पहला आपका है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, सेकंड है केमिकल बॉन्ड, तीसरा है आपका बॉन्ड एनर्जी। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के अंदर बच्चों एटॉमिक सॉलिड का सबसे अधिक होता है, उसके बाद मेटेलिक सबसे कम होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करोगे तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स में उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे अधिक, उसके बाद मेटेलिक सबसे कम, वंडरवॉल फोर्स का, और सबसे लास्ट में बच्चों आता है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको पता है कि जो केमिकल बॉन्ड है बेटा, इसमें एक स्पेशल केस आता है कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा आता है डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में पढ़ा होगा, ये एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। डायमंड में बेटा वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो कैटनेशन पावर कार्बन की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और जायंट लाइक स्ट्रक्चर बेटा डेवलप होता है, तो आपके डायमंड का एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो कोवलेंट, नो डाउट डायमंड इज ए कोवलेंट कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे सिल्का हो गया, ऐसा ही O2 हो गया, ये भी होता है, ठीक है। ऐसे O2 के बारे में बात कर सकते हैं। ये सब कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। ये एक्सेप्शनली इनका जो
नो डाउट यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग से सब कुछ डेवलप होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग से डिफाइन किया जाता है। इनका, इन दोनों का अगर मैं शिफ्ट में बोलूंगा तो इनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होता है, ठीक है, किसी भी अदर आपके मॉलिक्यूलर या बच्चों मेटेलिक सॉलिड से, मॉलिक्यूलर या फिर मेटेलिक सॉलिड से, ठीक है। किस वैसे जनरली अगर जनरल ट्रेंड की बात की है तो आपको पता है कि जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो कोवलेंट का अधिक होगा, उससे कम आपका मेटेलिक का होगा, सबसे कम आपका वैन डर वाल्स का होगा। लेकिन ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है कि डायमंड और ये आपका जो सिलिका है इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली काफी हाई होता है, बिकॉज ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, ये की पॉइंट्स छोटे छोटे से आपको पता होने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बॉलिंग पॉइंट को लेके। तो बॉलिंग पॉइंट पे अगर हम पीरियड के साथ बात करें तो पीरियड के साथ बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बॉलिंग पॉइंट हो चाहे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो, पहले तो बच्चों इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। वो डिपेंड करता है कि भाई पहले आप एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की जा रहे हो, तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की जब डेंसिटी इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉलिंग पॉइंट है, इनिशियली इंक्रीज करेगा फिर बच्चों डिक्रीज करता है। ये आपको ट्रेंड को ध्यान रखना है। बाकी बच्चों हम बात करते हैं कि एल्कली जो मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ए वाले एल्कली मेटल्स आपको पढ़ाया था सॉलिड स्टेट के अंदर, ये बच्चों बीसीसी को होल्ड करते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर आपको पता होगा, ठीक है, बीसीसी को फॉलो करते हैं। इनका आपका होता है लो बॉलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने डिस्कस किया था आपसे ट्रांजिशन एलिमेंट को लेके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एफसीसी को होल्ड करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो काफी हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हो और आपका जो बॉलिंग पॉइंट हो उसकी वैल्यू काफी हाई होती है। बाकी बच्चों इनर्ट गैस को लेकर अगर बात करते हैं, इनर्ट गैस को लेके, तो इनर्ट गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट काफी लो होता है। क्यों लो होता है? बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो इनका बॉलिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू बच्चों काफी लेस होती है। अगर बच्चों मैं बात करूं मरकरी को लेके, अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ तो मैं बता ही चुका हूं मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा टंगस्टन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, टंगस्टन। टंगस्टन का बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे हाई होता है, और कितना होता है? 3410 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो 3410, बहुत ज्यादा बेटा टेम्परेचर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ये होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी हीटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका टंगस्टन का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, बल्ब वगैरह में, हाँ बिल्कुल, अब हाँ बिल्कुल बेटा करेक्ट है। इसके बाद आपने मरकरी के बारे में बात करते हैं, तो मरकरी का बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। और कितना होता है? आपने देखा होगा मरकरी है, गैलियम है, जो गैलियम के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, वो नेगेटिव में भी मतलब रूम टेम्परेचर पे ही आपके हाथ पे रखो, पाम पे रखो, वो मेल्ट करने लगता है। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट तो बच्चों काफी कम होता है, इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में होती है, माइनस में 38 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ ये होता है, -38 डिग्री सेल्सियस। सभी को समझ में आ गया? कार्बन, नॉन मेटल्स का नहीं बेटा, कार्बन वो एक्सेप्शनल डायमंड, कार्बन का डायमंड की फॉर्म में होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और डायमंड का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? अराउंड बेटा 3727 डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हो 3727 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, आप समझ सकते हो। इसके बाद बच्चों हीलियम के साथ बात करते हैं, सबसे लोएस्ट होता है और इसकी वैल्यू बच्चों होती है माइनस में 270 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव में होती है। ये हम बात कर रहे हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट को लेके, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को लेके नेगेटिव में इतनी वैल्यू होती है। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा अब मैं पूछूं एस ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम आने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बच्चों क्या करती है? डिक्रीज या इंक्रीज? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं ग्रुप को लेके। क्यों? लिथियम सोडियम तो बच्चों पता है आपको सॉलिड होते हैं, लिथियम की बात कर लो, सोडियम की बात करो, ऊपर वाले एलिमेंट्स की, ये बच्चों आपके सॉलिड होते हैं। लेकिन नीचे की तरफ आप जाते जाओगे तो जैसे बेटा सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, फ्रेंशियम बच्चों ना अल्फा डिके करता है और नोबल गैस की तरह बन जाता है। फ्रेंशियम वगैरह जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अल्फा डिके करते हैं, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, ठीक है। ये आपको पढ़ने को मिला होगा मॉडर्न फिजिक्स में, बाकी मैं थोड़ा आपको बाद में पढ़ा दूंगा जो भी हमारा केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है, ये सेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका सीजियम और फ्रेंशियम है ये बच्चों मिलते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। किसमें मिलते हैं?
लिक्विड स्टेट के अंदर। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी इजी, वीक कोहेसिव एनर्जी ऑफ मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पे रीजन बस ध्यान रखना, रीजन अगर लिखने को आ जाए तो आपको यही टिक करना होगा, वीक कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, वीक कोहेसिव फोर्स ऑफ एनर्जी। बट दो टाइप के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। आपने देखो एडेसिव टैप होता है, एक के ऊपर एक स्टिक कर जाता है। और अपने प्लांट्स के अंदर जो नीचे से जो पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट्स में किस तरीके से ऊपर जाता है, जो कैपिलरीज होती हैं उसमें फोर्स बच्चों वर्क करता है। ठीक है, वो यही आपका यहाँ से कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने 10th तक बायोलॉजी ली होगी तो जरूर सुना होगा इसके बारे में कि प्लांट्स में कैसे ऊपर पानी शिफ्ट होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाता है ना, ये सब बातें होती हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है, कुछ खास ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब बच्चों डी ब्लॉक के साथ बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों बच्चों इंक्रीज करते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाओगे, हमने अभी देखा भी था थोड़ी देर पहले, डेंसिटी को लेके भी देखा था, तो बच्चों वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या करते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। अगर आपसे कोई रीजन पूछता है कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स का इंक्रीज क्यों करता है, बिकॉज वहां पे कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से बेटा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात बच्चों और ध्यान रखो, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना। क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज छोटा होने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी वहां पे बढ़ जाती है। तो कभी आपको फंसा देना कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो आप घबरा सकते हो, परेशान हो सकते हो, दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आप आंख बंद करके बोल देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, खत्म कहानी। ठीक है, ये भी की पॉइंट आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद बाकी आपके जो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप जो भी हमारे सीक्वेंस है क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे, कुछ मैंने क्विज डिजाइन करी है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर, ठीक है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमॉन्ग बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम the second ionization potential is maximum for, second ionization potential किसके लिए मैक्सिमम होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि भाई बोरोन है, इन सब चीजें हैं, तो सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, तो आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होने चाहिए बहुत सही ढंग से। बेरिलियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो इन सब की पोजीशंस आपको पीरियोडिक टेबल में सही ढंग से आनी चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर आप ध्यान दो तो आपको बेरिलियम कहाँ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा बेरिलियम, उसके नीचे आपको मिलेगा मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम यहाँ मिलेगा। और इसके बाद अगर मैं बोरोन की बात करता हूँ, बोरोन यहाँ मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे बच्चों यहाँ पे मिलेगा एल्यूमिनियम। ये आपकी सीक्वेंस हो गया है, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, बेरिलियम की बात करते हैं तो भाई ये तो सेकेंड डे का है, तो यहाँ पे आपको मिलता है NH2, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और बोरोन की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में आपका NH2 हो जाता है और बच्चों NP1 होता है। लेकिन उसने क्या पूछा है बच्चों, सेकेंड, तो सेकेंड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ से बड़ा सीक्वेंस को फॉलो करना है कि भाई टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो नो डाउट बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की वैल्यू कॉमन सेंस आपकी कमी होने पर है, तो सबसे अधिक किसकी होगी, उसने ऐसा पूछा है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ रही तो बेटा आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करती है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ये आपको कॉमन सेंस सिंपल सा पता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, तो नो डाउट आपका जो बेरिलियम मैग्नीशियम कंपैरिजन इन दोनों काफी अधिक हो सकता है। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पता हो सभी लोग। अब चलो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। तो बच्चों बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2 2s2 2p1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वहां से बचेगा 1s2 2s2 बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे 1s2 2s2 हो गया ना। अब 2s2 जो दिख रहा है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी। तो बेटा बोरोन के पास क्या बच गया है, 2s2 बच गया है। अब इसके पास निकालेंगे तो यहाँ पे NS1 बचेगा। अब यहाँ पे आपका फुली फिल्ड कौन सा है, आपका ये बोरोन वाली फैमिली का हो जाएगा।
और बोरॉन एल्यूमिनियम में से किसका अधिक होगा, तो बोरॉन का सबसे अधिक होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे समझ में आया क्या, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बताओ बच्चों, आंसर क्लियर? यस, सभी लोग आंसर करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, in long form of periodic table the properties of elements are periodic function of their, बताओ भाई जल्दी से आंसर। डी ऑप्शन एटॉमिक नंबर, बहुत सही, करेक्ट, एटॉमिक नंबर। देखो अब आंसर करो बेटा, है ना, सभी लोग आंसर करो, मजा तभी आएगा। एलिमेंट्स जब बच्चों हम प्लेस्ड करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फिर आपको पता चलता है कि हम जो पीरियोडिक फंक्शन की जो बात करते हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, पोटेशियम का, सोडियम का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, जल्दी से करो आंसर, कौन सा होगा? यस, बताओ बच्चों जल्दी से। बेरिलियम, यस बिल्कुल सही, विघ्नेश ने बिल्कुल सही किया है, बेरिलियम इज द राइट आंसर। आपको पता ना कि टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। टॉप टू बॉटम अगर बच्चों जाते हैं डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है, ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पीरियड में अगर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये भी आपको पता है। जेड इफेक्टिव पता है, बस सारी कॉन्सेप्ट लगा दो। अगर मैं इनको अरेंज करूं ना, तो अरेंज करूं तो बच्चों क्या होगा बताओ, सबको अगर अरेंज करूं तो पोटेशियम की सबसे कम होगी, उसके बाद सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, सबसे अधिक आपका बेरिलियम होगा। आप चेक करके देख लो, रूल्स आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस कितना होगा, बताओ जल्दी से बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, कोई ना होना चाहिए, सभी से होना चाहिए, सभी बच्चों से बनना चाहिए। बताओ भाई कितना आंसर होगा। आपको ये पता है ना कि जब हम सोडियम को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, रिलीज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम एनर्जी को देते हैं, तो इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव में होता है, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, ऑलरेडी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो अब उसने पूछा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों, तो वो तो इसका रिवर्स होता है, रिवर्स होने का मतलब है कि आप इधर से इधर जा रहे हो, भाई सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों क्या होगी, माइनस में हो जाएगी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आ रहा है? तो आंसर नेगेटिव वाला करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे समझ में आया? बताओ बच्चों, बहुत सही, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii, बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है एकदम, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ भाई। एटॉमिक, अब इनकी, अब क्या करो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो आपको सही ढंग से आनी चाहिए, पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। बाकी तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज छोटा होता है, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है। आपको पता है कि क्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो जाएगा इन चारों में से, एक चेक कर लो, क्लोरीन सबसे आपको इधर लास्ट इधर मिलेगा, ठीक है, राइट साइड में मिलेगा ना, तो क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा छोटा हो जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस, फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, और उससे बड़ा कौन सा, कैल्शियम। चेक कर लो, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डी कैसे होगा, डी, डी करेक्ट होगा क्या? देखो बेटा, उसने क्या पूछा है, रेडियाई की साइज के बारे में पूछा है ना, साइज के बारे में पूछा ना बेटा। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है ना लेफ्ट टू राइट, अगर हम जाते हैं पीरियड के अंदर, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो सिंपल सा पॉइंट है, क्लोरीन का सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे अधिक कैल्शियम का हो जाएगा। आज समझ में आ रही है ना? यस, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या होगा, बताओ बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, बहुत सिंपल से एलिमेंट बोले गए हैं। प्लीज बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन भी पता है तो भी कर लोगे आप लोग, ठीक है। यस, उसने फर्स्ट पूछा है बेटा, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन का कन्फ्यूजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, 2p2 लास्ट में मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों, बोरोन की बात करते हैं तो लास्ट में 2p1 आता है। बेरिलियम के बच्चों बात करते हैं तो लास्ट में 2s
2 आता है, ठीक है, एल्काइन अर्थ मेटल है। लिथियम की बात करते हैं तो 2s1 आता है। देख लो, आप निकालो आंसर जल्दी से। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ भी गया है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, आपने बिल्कुल समझ लिया। और बाकी बच्चों को पता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड ग्रुप की होती है वो अधिक होती है किससे, थर्ड ग्रुप वालों से, वो आपको पता है। स्टेबिलिटी इज द रीजन, भाई NH2 इज मोर स्टेबल, तो आंसर आपका सबसे अधिक किसकी होगी, कार्बन की सबसे अधिक हो जाएगी। भाई लेफ्ट राइट आपको अगर वो पीरियड का सीक्वेंस पता है तो भी कर लोगे आप। कार्बन का सबसे अधिक हो जाएगा, उससे कम कौन आएगा, कार्बन का सबसे अधिक हो जाएगा, फिर बेरिलियम आ जाएगा, फिर बोरॉन आ जाएगा, सबसे लास्ट में लिथियम हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर। भाई बेरिलियम का क्यों शिफ्ट हुआ आपको पता ना, बिकॉज स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ NH2 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, barium, सल्फर और आपका सेलेनियम और आपका यहाँ पे आर्गन। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। यस, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए। कैल्शियम दे रखा है तो आप चेक करो, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन। तो जो सल्फर, सेलेनियम, आर्गन तो आपका कौन सा पी ब्लॉक वाला छोड़ दो उसको। कैल्शियम और बेरियम में से अधिक किसकी होती है बताओ, कैल्शियम और बेरियम में से अधिक किसकी होगी। भाई आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जाने पे डिक्रीज होती है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जाने पे डिक्रीज होती है, तो कैल्शियम की अधिक हो जाएगी ना बेरियम से। ये बात समझ में आ रही है, डिक्रीज करती है मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। जब बाकी बच्चों क्या, सल्फर सेलेनियम में से बताओ, एक ही फैमिली से, तो मतलब सल्फर की आपकी अधिक सेलेनियम से, ये बात समझ में आ रही है। और जो ग्रुप वाले हैं उनको एक साथ कंपेयर करो, पीरियड वालों को अलग से कंपेयर करो। अगर मैं बात करूं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। तो आर्गन की हमेशा अधिक होगी सल्फर से, ये भी पता है। सेलेनियम की बच्चों अधिक होगी कैल्शियम से, ये भी आपको पता है। सारे आपने कंपेरिजन कर ही लिया है, तो बस लेसन लिखने की जरूरत है। तो आर्गन की सबसे अधिक हो जाएगी, उसके बाद सल्फर आ जाएगा, फिर सेलेनियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम आ जाएगा, और सबसे लास्ट में सबसे कम आपका बेरियम का हो जाएगा। तो बस इसको पकड़ना है, तो कौन सा ऑर्डर बैठेगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया, मतलब लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड से कंपेयर करो, राइट साइड वालों को राइट साइड से कंपेयर करो। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करती है। बस इसी को पॉइंट को फोकस करो, बस पोजीशन पता होनी चाहिए आपको सही ढंग से। नेक्स्ट बेटा, कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बताओ बताओ भाई जल्दी से, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज लेस, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। आपने पता ना पीरियड में, आपको पता है लेफ्ट वर्ड जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बच्चों आपकी इंक्रीज ही होती है, तो बोरॉन से अधिक तो कार्बन की होती ही है। भाई कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होता है, और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की भी कोशिश करोगे तो भी आपको समझ में आना चाहिए इजिली इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहां से रिमूव होंगे, बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन, ठीक है। यस भाई यहाँ पे पेयरिंग का हो ही नहीं सकता ना, ये 2p, ये बोरॉन वाला तो 2p1 होता है, पेयरिंग हो ही नहीं सकती है। कार्बन वाले में 2p2, मतलब वहां पे पेयरिंग एक बार हो सकती है, इसलिए वहां से निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है, अधिक एनर्जी चाहिए। तो इसमें बाकी आपने ये बोला, ये तो आपका हो ही नहीं सकता, इसको आप कैंसिल कर दो। बीसी वाला बिल्कुल भी कैंसिल, जब बी गलत हो गया तो फिर बीसी कैसे हो सकता है, डी तो हो ही नहीं सकता ना। ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बहुत से बच्चे आंख बंद करके ना डी को टिक कर देते हैं कि भाई बीसी बोथ विल बी करेक्ट, ऐसा कॉमन सेंस यूज करते हैं और गलत कर देते हैं वो। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, आंसर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। ये भी पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, हाइड्रेशन। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देखो कितने छोटे, कितने बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ बच्चों। सी ऑप्शन किया है कुछ बच्चों ने। मैंने पूछा है बच्चों एक्वस मीडियम में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बच्चों डिसाइड कैसे किया जाए पानी के साथ। तो भाई पानी कैसा होता है बच्चों, आपका होता है वो आपका ये पोलर होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो जहां पे पोलरिटी ज्यादा का मतलब बेटा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, जहां पे परसेंटेज आयोनिक करेक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वहां पे आपकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है,
अरे बताओ भाई, तो सबसे अधिक परसेंटेज आयनिक रिएक्टर बच्चों कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको पता है डिफरेंस टू नेगेटिविटी का आप जा सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। तो आपको देखो बेटा, सोडियम वाला जो केस है ना, सोडियम वाला जो केस है वो आपको परफेक्टली दिख रहा है, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा, मैक्सिमम कॉपर का नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से किसी एक का होगा। यहाँ पे Ni2 ये बिल्कुल सही है, Na2S मैक्सिमम हो जाएगा। अब इन दोनों में बात करो, कॉपर जिंक और यहाँ भी कॉपर जिंक, तो जरा पोजीशन चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को भी थोड़ा सा रिलेट करो। सल्फर की पोजीशन तो वही फिक्स है, अब कॉपर और जिंक में से किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा, उसके हिसाब से आंसर बने। तो कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन किया था, मेरे हिसाब से सी गलत है, सी इनकरेक्ट आंसर है, इसका डी ऑप्शन आना चाहिए। और आपको पता है 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, वो आपका निकल, जिंक। हाँ बिल्कुल सिद्धेश, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिंक तो बच्चों सबसे लास्ट में पहुंचता है, समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो जिंक है, तो जिंक तो बच्चों ऑलरेडी आपका स्टेबल है, वो ठीक है, जैसे यहाँ +2 की स्टेट में है। कॉपर यहाँ पे +2, कॉपर के वेरिएशन होते हैं दो, +2 और +1। जिंक हमेशा +1 में कभी नहीं जाता है, +2 में ही जाता है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप यहाँ पे जो डिफरेंस की बात करोगे ना, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके डिफरेंस को लेके आपको बताना है। बिल्कुल विघ्नेश, करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल आपने सही बोला है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बीसी ऑप्शन नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लीड टू सजेशन ऑफ व्हिच ऑफ रूल एंड लॉ। ये पढ़ा चुका हूं आपको बेटा, कौन सा था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरे पढ़ाया था ना आपको, हेनरी मूसले भाई साहब का। अरे मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ाया था ना, मूसली लॉ, वही था इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, जल्दी बता दो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, व्हाट इज द आंसर? सबसे बड़ा होगा एस ब्लॉक वाला। एस ब्लॉक वाला कौन दिख रहा है यहाँ पे? सिलिनियम आ गया, नहीं भाई, सल्फर, ये तो हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा एस ब्लॉक का साइज होता है, मतलब ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन, देखने से पता चल रहा है। लेफ्ट जाने पे साइज छोटा होता है, ये हो जाएगा आंसर सीधा, बाकी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी कितनी होगी आपके एल्यूमिनियम की? बताओ भाई क्या आंसर होगा? यस, वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच है ना बेटा एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका सेंट्रल एलिमेंट है, उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो देखो ये भी बच्चों पोलर होगा Al+3 की स्टेट में, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बच्चों पोलर होगा, तो पोलर के साथ बच्चों पोलर, और वाटर मॉलिक्यूल बच्चों डाइपोल होता है प्लस माइनस, एल्यूमिनियम बच्चों आपका पॉजिटिव है, तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों माइनस प्लस इस तरीके से अटैच होगा। इसका मतलब समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ पे कि बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? एल्यूमिनियम +3 की स्टेट में होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, क्लोरीन से भी पुल करेगा और वाटर मॉलिक्यूल से भी पुल करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आसान है, Cl का -1 होता है, तो X + -1 फॉर क्लोरीन। वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों आपका न्यूट्रल होता है, मैंने पढ़ाया था अभी आपको, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे कितना होगा, 5 × 0 = होल चार्जेस +2, ये तो 0 हो जाएगा, तो X = +2 + 1, तो X की वैल्यू बच्चों आ गई है 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 वाला हो जाना चाहिए, तो या तो बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी बच्चों इसकी हम कोवैलेंसी निकालें, तो कोवैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के सेंट्रल एटम के आसपास कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच हैं, वो इसकी कोवैलेंसी होती है। तो कोवैलेंसी बच्चों यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, एक एल्यूमिनियम 6, कोवैलेंसी 6 होनी चाहिए, तो 3 और 6 इज द आंसर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। चलो बच्चों थैंक यू, बाकी टाइम हो गया है, चलो।